इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इसी में सब हेडिंग डाल लीजिए स्नेल्स लॉ। देखिए जैसे मान लीजिए कि कल मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको याद होगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के मीडियम होते हैं, एक तो रेयरर होता है, दूसरा क्या होता है, डेंसर। दूसरी चीज़, कोई भी जो आपका मीडियम है ना वो हमेशा रेयरर नहीं होगा, एक्चुअल में किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में वो रेयरर होता है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, सपोज़ मैंने वाटर लिया और मैंने ग्लास लिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, मतलब 1.33, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो आप एक बात बताओ, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ग्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसर, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, रेयरर। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इस ग्लास को हटा दिया और मैंने यहाँ पे एयर ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उस टाइम पे वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर, और एयर क्या हो जाएगा, रेयरर। तो एक्चुअल में अभी ठीक 1 मिनट पहले जो वाटर था वो क्या था, रेयरर था, और ग्लास जो था वो क्या था, डेंसर। लेकिन अब कुछ देर के बाद वाटर क्या हो गया, डेंसर, और एयर क्या हो गया है, रेयरर। तो एक्चुअल में कोई मीडियम परमानेंटली रेयरर नहीं होता है, समझ में आया आपको। वो केवल उस टाइम पे होगा जब आप दूसरे मीडियम को देख रहे होंगे। तो कोई मीडियम के रेस्पेक्ट में कोई मीडियम क्या हो सकता है, रेयरर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, डेंसर हो सकता है। क्लियर हो गया आपको। तो जैसे मान लीजिए जो स्नेल्स लॉ है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले तो मैं एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद वी विल मूव टू सम कॉम्प्लेक्स। सपोज़ यहाँ ये एयर है और मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और मान लीजिए यहाँ का जो वापस वो एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सबसे कम इसी का होता है। मान लीजिए म्यू की वैल्यू, सम डेंसर मीडियम है, तो ये रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और ये वापस क्या है, रेयर मीडियम है। तो सपोज़ एक लाइट इंसिडेंट हुई किसी पर्टिकुलर एंगल पे, अब वो रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो कल मैंने बताया था कि जब वो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो वो क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो सपोज़ ये इसकी पाथ थी, लेकिन ये एक्चुअल में अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, इस टाइम पे ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर मान लीजिए लाइट आपकी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगी, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो वो इस टाइप से निकल जाएगी, ऐसे लाइट बाहर आएगी। दूसरी चीज़ है, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इमर्जेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जैसे ये आ गया ना समझ में, तो लाइट जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और इधर देखो तुम दोनों, और जो ये इंसिडेंट रे है और जो ये इमर्जेंट रे है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट विल बी कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 10th क्लास में है, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉर रिमाइंड बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक्चुअल में 2 पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन हुआ है, एक तो ए पॉइंट पे हुआ है और दूसरा बी पॉइंट पे हुआ है। जहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, समझ में आ गया। तो जैसे मान लीजिए इसको मैं I1 ले रहा हूँ
इसको मैं R1 ले रहा हूँ, इसको मैं I2 ले रहा हूँ और इसको मैं R2 ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो A पॉइंट पे हो रहा है, दूसरा किस पे हो रहा है, B। दोनों ही पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू जहाँ पे लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे जा रही है, म्यू, कहाँ से आ रही है, 1। तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू अपॉन क्या होगा, 1। समझ में आ गया आपको। अब अगर मान लीजिए बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे मैंने रिफ्रैक्शन लगाया, अगर आप बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, बी पॉइंट पे साइन I2 अपॉन साइन क्या होगा, R2। जहाँ पे लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ जा रही है, एयर, कहाँ से आ रही है, म्यू। तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, म्यू। समझ में आ गया आपको। इस म्यू अपॉन 1 को ऐसे लिखते हैं, इसको अभी मैं लिख के बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो बताना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आ गया आपको। तो जहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वहाँ वहाँ पे बेसिकली ये क्या लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ लगेगा। क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज़ है, इसमें मैंने थोड़ी चीज़ें अलग ली हैं। एक्चुअल में R1 और I2 की वैल्यू सेम होती है, तो ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइंस दोनों पैरेलल है ना, तो वो मैंने अलग अलग ले रखा है, वो अलग बात है। पर एक्चुअल में R1 और I2 की वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। आगे समझ में। और वैसे ही R2 और I1 की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। जब ये दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं तभी लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया। पर अभी हमने वो जनरल केस लिया नहीं है क्योंकि मुझे भी एक कॉम्प्लेक्स केस समझाना है। समझ में आ गया सबको, करिए नोटिस है। देखिए इधर, सपोज जैसे मान लीजिए अगर अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। और सपोज लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और सपोज इसको मैं रेयरर मीडियम मान रहा हूँ, इसको मैं डेंसर मीडियम मान रहा हूँ और इसको वापस रेयरर मीडियम मान रहा हूँ। कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे स्नेल्स लॉ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है। लाइट आपको पता ही है कि बेसिकली जब वो रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R1 है। सपोज़ यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I2 है और फिर ये यहाँ से रेयर टू डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये आपका क्या होगा, R2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। तो जैसे देखिए अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा, साइन I1 अपॉन क्या होगा, साइन R1 इक्वल्स टू जहाँ पे लाइट जा रही है μ2 और जहाँ से लाइट क्या आ रही है, आ रही है। इसको ना आप ऐसे लिखोगे 1 μ2। ये जो μ2/μ1 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 μ2। क्लियर हो गया। इसका मतलब होता है लाइट फर्स्ट मीडियम से किधर की तरफ जा रही है, सेकंड की तरफ। लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट से अगर सेकंड जाएगी तो μ2/μ1 होगा, जहाँ पे जा रही है, जहाँ से आ रही है। आ गया समझ में। अगर आपने इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट पे आपने लगाया है, अगर आपने बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया तो बी पॉइंट पे जो स्नेल्स लॉ होगा वो क्या होगा, साइन I2 अपॉन साइन क्या होगा, R2। जहाँ पे लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, तो μ3 अपॉन क्या होगा, μ2। और इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 μ3। समझ में आ गया आपको। तो कभी कभार शॉर्ट में यूज़ किया रहता है 1 μ2 और आप μ1 अपॉन μ2 मत कर दीजिएगा, दैट इज़ μ2 अपॉन क्या होगा, μ1 एंड दिस इज़ μ3 अपॉन क्या होगा, μ2 होगा। समझ में आ गया आपको। तो दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट स्नेल्स लॉ। करिए नोटिस है। लिखिए नेक्स्ट। अब देखिए जो आपका ये चीज़ पढ़ी थी ना हमने, अभी जो मैंने टॉपिक लिखवाया है कि इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई
सपोज़ ये कोई मीडियम है, मीडियम का सेपरेशन है। मान लीजिए यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑफ एम है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। वैसे एक लास्ट में जनरल केस ले लूँगा कि ये एयर हो जाएगा। सपोज़ ये जो इस टाइम पे जो मैंने म्यू एम ले रखा है दैट इज़ ग्रेटर देन म्यू, क्लियर हो गया। और दूसरे केस में मान लीजिए ये आपका म्यू एम है और ये आपका म्यू है, इस वाले केस में म्यू एम लेस देन क्या है, म्यू है, ठीक है। म्यू एम ग्रेटर देन म्यू का मतलब ये आपका डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेयरर, और इस वाले केस में दिस इज़ रेयरर एंड दिस इज़ क्या होगा, डेंसर। सपोज़ जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए वो यहाँ पे प्लेस्ड है, इसको थोड़ा और दूर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंस हुई आई एंगल पे, तो आपको पता है जब वो डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो क्या होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। जब लाइट डेंसर टू किधर की तरफ जाती है, रेयर, तो वो जाना तो उसे ऐसे पाथ में था लेकिन वो थोड़ा बेंड हो जाएगी ऐसे। और सपोज़ आप इसको यहाँ से व्यू कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो आप अगर आप इसको व्यू कर रहे हैं तो आपको जो इमेज दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी। जैसे आप ये सोचिए कि पानी के अंदर आप ऑब्जेक्ट को जब देखते हो तो आप तो बाहर रहते हो एयर में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर, तो आपको वो थोड़ा लिफ्ट अप दिखता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, क्लियर हो गया आपको। तो जब लाइट, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मिरर में है और आप उसको कहाँ से व्यू कर रहे हो, रेयरर से, तो आपको ऑब्जेक्ट क्या हो दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा, क्लियर हो गया, दिखता है ना सबको। देखिए ये क्लास 10th में था और शायद आई थिंक ICSE में तो ये है भी, पढ़ाई भी गया है, लेकिन आपके में नहीं है। वी आर गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला। दूसरी चीज़ है, अब मैं इस एंगल को R ले रहा हूँ, ये आप इस वाले पॉइंट को P ले लो, इस वाले पॉइंट को A ले लो। देखो अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर एंगल ये R है तो ये भी एंगल क्या होगा, R, करस्पॉन्डिंग एंगल। प्लीज़ ध्यान से समझो, बता रहा हूँ। ये एंगल I है, ये देखिए रे ऐसे गई है, ये इस टाइप से गई है। ये एक्चुअल में डॉटेड बना दे रहा हूँ क्योंकि ये तो डायरेक्ट दिख रही है। तो देखिए ये एंगल I है तो ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, बिकॉज दिस इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड दिस इज़ एंगल R, तो ये भी क्या होगा, एंगल R। दिस इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो गया आपको। इस वाले केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सपोज़ यहाँ से रे गई और ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, एंगल आई। ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन रे जो है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो इस टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो ऐसे चली जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पे व्यू कर रहे हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखेगी, जो इमेज है उसकी। क्लियर हो गया आपको। दोनों ही केसेस में ना फॉर्मूले सेम आएंगे। डिराइव आपको ये वाला करना है, लेकिन दोनों ही केसेस में फॉर्मूले सेम आएंगे। तो यहाँ से रे गई, ये रे है और ये आपका डॉटेड बना दीजिए इस टाइप। इस वाले पॉइंट को भी आप ए ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को भी क्या ले लीजिए, पी। अब इसको रफ कर दे रहा हूँ। एंड सपोज दिस इज एंगल आर और यहाँ पे ये एंगल आई है। देखिए ये अगर एंगल आई होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड दिस इज एंगल आर, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी के अंदर हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि बाहर लाई कर रहा है एयर में, तो आपको ऑब्जेक्ट और दूर दिखेगा। समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर आप रेयर मीडियम में और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो डेंसर मीडियम में है, मतलब वाटर में देख रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा लिफ्ट अप दिखेगा। आप पानी के अंदर हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो एयर में लाई कर रहा है, तो वो जितनी डिस्टेंस पे उससे ज़्यादा दूर दिखेगा। समझ में आ गया।
ये वाला केस ये है, ये उस टाइम पे केस है जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा है और आप एयर से देख रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन आर इक्वल्स टू जहाँ पे लाइट जा रही है जहाँ से लाइट आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन क्या होगा, म्यू है। देखिए इसको म्यू ओ क्यों लिया है, दिस इज म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, और इसको म्यू एम इसलिए दैट इज म्यू ऑफ मीडियम। समझ में आ गया आपको। अब देखो जैसे अब यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन करना है हमें। जैसे आप देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आई स्मॉल है या थीटा अगर स्मॉल है तो आपको बताया था ना कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, टेन थीटा, एंड टेन थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है, थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन आई की वैल्यू नहीं लूँगा, मैं किसकी वैल्यू लूँगा, टेन आई की। देखो अगर इस ट्रायंगल में तुम देखो, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ ए पी दिख रहा है सबको, ओ ए पी, इसमें टेन आई की वैल्यू क्या होगी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगी, बेस। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए क्या होगी टेन आई की वैल्यू, टेन आई इक्वल्स टू साइन आई इक्वल्स टू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगी, बेस। तो ये हो जाएगी ए पी अपॉन क्या होगी, ओ ए। समझ में आ गया सबको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ट्रायंगल आई ए पी में दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल आई ए पी, टेन आर की वैल्यू क्या होगी, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगी, बेस। तो यहाँ पे टेन आर इक्वल्स टू क्या होगा, साइन आर, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए पी अपॉन क्या होगा, ए आई। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया सबको। प्लीज़ ध्यान से समझिए। दूसरी चीज़ है, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ, और इस वाले डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। जैसे मान लीजिए कि आप पानी में एक सिक्के को रख रखे हो और उसको आप व्यू कर रहे हो, तो जो उसकी बेसिकली एक्चुअल डेप्थ है वो तो रियल डेप्थ हो जाएगी। जब आप उसको व्यू कर रहे हो तो जितना वो आपको ऊपर दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। देखिए आप इसमें साइन आई की वैल्यू पुट कर दो और साइन आर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगी यहाँ पे, साइन आई की वैल्यू होगी ए पी अपॉन क्या होगी, ओ ए, और साइन आर की वैल्यू ए पी अपॉन क्या होगी, ए आई इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन क्या होगा, म्यू है। देखो ये ए पी से ये ए पी कैंसिल, ये ए आई ऊपर चला जाएगा, ओ ए नीचे आ जाएगा, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए आई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन क्या आ रहा है, म्यू है। देखो ए आई तुम्हारा क्या है, अपरेंट डेप्थ, और ओ ए क्या है तुम्हारा, रियल डेप्थ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज अपरेंट डेप्थ एक मिनट इसको ना उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करो, इस वाले दोनों रेसिप्रोकल करना है हमें, क्योंकि हमें जिस तरह से याद रखना वै उस तरह से याद नहीं हो पाएगा वो। इसको उल्टा करो दोनों तरफ, क्या आएगा यहाँ पे, ओ ए अपॉन ए आई इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन क्या होगा, म्यू। ओ ए को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ, और ए आई को अपरेंट डेप्थ। तो ये तो हो गया रियल डेप्थ, ए आई क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन क्या होगा, म्यू। क्लियर हो गया आपको, आ गया समझ में। करिए नोटिस अब। देखिए मुझे ना इसमें एक, जैसे इस फॉर्मूले को ना जो थोड़ा सिंपल करना है, जो आपका रियल डेप्थ आया है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, इक्वल्स टू क्या आया था आपका बताना, म्यू एम अपॉन म्यू था ना ये।
अगर मान लीजिए जो आपका ये दे रखा है ना बुक में, वो बता रहा हूँ, सपोज़ जो आपका ऑब्जर्वर है ना वो एयर में है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और मान लीजिए यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। देखिए आप उसी डायग्राम में मत करना कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। आपको ऐसे लिखना होगा कि जो म्यू एम है वो सपोज़ म्यू हो गया, और म्यू ओ जो है वो क्या हो गया 1 हो गया। तो म्यू एम की जगह पे तो आप म्यू लिख सकते हैं, और म्यू ओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। तो आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। बाकी अगर इस वाले केस में लिख करेंगे तो उस वाले केस में भी 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। इसीलिए मैंने जनरल केस लिया कि आपको 2 बार डेरिवेशन ना करना पड़े। इस वाले से ना दोनों ही हो जाएंगे। समझ में आ गया ना आपको। जैसे यहाँ पे अगर एरर है तो उसमें म्यू एफ, आपको तो म्यू एफ एम पता ही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। म्यू ओ ऑब्जर्वर का है, ध्यान रखिएगा। म्यू ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का मीडियम नहीं है, वो ऑब्जर्वर का मीडियम है जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको दोबारा, तो क्योंकि शिफ्टिंग मैंने उसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे था, और ये आपका रियल डेप्थ थी, और अभी हम जो जनरल केस है वो ले रहे हैं। ये आपका डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है। तो आपको पता है कि जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो आपको इमेज यहाँ दिखेगी, और ये आपको पता ही है दिस इज़ एक्चुअली क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आया है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला आईसीसी वालों ने पढ़ रखा है। अब आपको दूसरी चीज़ निकालनी है, शिफ्टिंग। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाली लेंथ, ये जो दिख रही है लेंथ, ये वाली, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। देखिए पहले ऑब्जेक्ट रियल डेप्थ पे था, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे हो गई, और आगे हो गई। जितनी वो आगे हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ शिफ्टिंग। जैसे आप ये सोचिए, शिफ्टिंग को डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, दिस इज शिफ्टिंग। अब एक जैसे ग्लास स्लैब तो देख रखा है ना आपने। मान लीजिए आपने एक वाइट पेपर लिया और उसके ऊपर वो ग्लास स्लैब रख दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ चुका है इस पे। आपने क्या लिया, वाइट पेपर लिया और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया। तो एक बात बताइए, जो रियल डेप्थ होगा वो उस ग्लास स्लैब की थिकनेस हो जाएगी ना, क्योंकि मीडियम उतनी तक है जितनी तक आपका वो क्या है, ग्लास स्लैब है। और जब आप उसको व्यू करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा क्या है, वो जो अगर आपने उस वाइट पेपर पे कोई डॉट कर रखा है तो आपको पता है जब आप उस ग्लास स्लैब को रखोगे तो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी। जब आप उसको व्यू करोगे ऊपर से तो क्या दिखेगी आपको, थोड़ा शिफ्ट होगी ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है, यहाँ मैं टी ले रहा हूँ, दैट इज थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम, ठीक है। और शिफ्टिंग निकाल रहा हूँ। तो देखिए शिफ्टिंग कैसे निकालोगे, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, दिस इज आर माइनस क्या होगा, ए रियल डेप्थ माइनस क्या होगा, अपरेंट डेप्थ। तुम लोग को आ रहा है समझ में। तो अगर मैं डेल्टा टी निकालूंगा तो डेल्टा टी क्या आएगा, दैट इज रियल डेप्थ माइनस क्या होगा, अपरेंट डेप्थ। अब यहाँ से फॉर्मूले में देखो, क्या तुम अपरेंट डेप्थ को लिख सकते हो, देखो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ को आप लिख सकते हो रियल डेप्थ अपॉन म्यू। देखो इसको इधर लेके गया हूँ और इस म्यू को इधर ले आया हूँ, तो लिख सकते हो अपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ अपॉन म्यू। रख दो यहाँ पे आर माइनस आर अपॉन क्या लिख रहा हूँ, म्यू। आर कॉमन ले लो,
1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, म्यू। और मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी मीडियम की थिकनेस हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ। तो आप डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टी 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, म्यू। समझ में आ गया आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक में, इसी से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, शिफ्टिंग से। वो कभी और ना सिर्फ इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया ना आपको कि क्यों लिया है टी। अगर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक बाल्टी ली और बाल्टी के नीचे जो उसकी सरफेस होती है उस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उसमें पानी भर दिया, जितने हाइट तक आप पानी भरोगे उतनी हो जाएगी ना रियल डेप्थ। भाई पानी जहाँ तक होगा, भाई वो ऑब्जेक्ट तो नीचे है, तो जितना अब आप पूरी बाल्टी अगर भर रहे हो तो रियल डेप्थ तो बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअल में जो रियल डेप्थ है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ द मीडियम पे। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रियल डेप्थ होता है वो क्या होता है, वो मीडियम की थिकनेस हो जाती है। क्योंकि मोस्टली आप ऑब्जेक्ट को देखिए, हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने समुद्र में रखा कोई ऑब्जेक्ट वो बीच में लटक गया, वो तो जाएगा नीचे ही ना। तो एक्चुअल में जो समुद्र की जो पूरी डेप्थ होगी वही क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, वही आपकी क्या होगी, रियल डेप्थ हो जाएगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल डेप्थ थिकनेस ऑफ मीडियम होता है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन था कि ये बहुत सारे अलग अलग मीडियम हैं। सपोज़ ये आपका वाटर है, ये कोई ऑयल है, ये दूसरा ऑयल है, ऐसे रखा हुआ था और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। ये मान लीजिए इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, और पूछ रहा था कि व्हाट वुड बी द शिफ्टिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए इसमें जो शिफ्टिंग आई है ना, डेल्टा T1 आई है। मान लीजिए इसमें जो शिफ्टिंग आई है वो डेल्टा T2 आई है। मान लीजिए यहाँ पे जो शिफ्टिंग आई है वो डेल्टा T3 आई। जो डेल्टा T होगी ना वो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा क्या होगा, T3। सीधा इस फॉर्मूले से आएगा। कितनी थिकनेस है इसकी, T1, 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, μ1 प्लस डेल्टा T2 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, μ2। फिर डेल्टा T3 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, μ3। ये पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी अगर इस टाइप से अलग अलग मीडियम का वो बना हुआ है। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया आपको। आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला हर एक के लिए यूज़ कर देना है। हाँ, उसमें एक चीज़ थी कि ऑब्जर्वर जो था वो कहाँ पे था, एयर में। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते कि किसी और मीडियम में रखिए, तब आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको दिया था कि ऑब्जर्वर एयर में है और इस तरह के 3 अलग अलग मीडियम है, अलग अलग थिकनेस है। आपको बतानी कि एक्चुअल में टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। करिए नोटिस है।